गुड आफ्टरनून। तो पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टेंस के लिए शुरुआत कर दी थी। इंडक्टेंस क्या होता है ये पहले मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करके बता देता हूँ कि व्हाट इज़ इंडक्टेंस। तो क्या है कि एक कॉइल है और इस कॉइल में से, कॉइल या फिर सोलेनॉइड जो भी है आप इसे कंसिडर कर सकते हो, कॉइल या फिर सोलेनॉइड। अब यहाँ पे ये सोलेनॉइड दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड है और इसमें से करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है। So because of this current there is a magnetic field which can be given by B is equal to mu 0 n I. This is the magnetic field. Magnetic field है इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर magnetic flux भी रहेगा and that magnetic flux B phi. और मैंने एक और चीज़ इससे पहले कही थी कि एक टर्न जो है वो फ्लक्स फाई कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू n फाई विच इज इक्वल टू, रादर हम ये यहाँ पे कहते हैं कि दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। सो n फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। देर हैज़ टू बी सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है L और इस L को हम कहते हैं इंडक्टेंस। इसी को हम कहते हैं इंडक्टेंस। तो अगर मैं सिंपल इक्वेशन लेता हूँ कि फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे एक ही टर्न है, सो एन इज इक्वल टू 1, सो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। सो फ्लक्स पर यूनिट करंट, ये पहली डेफिनेशन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। यहाँ पे 3 तरह की डेफिनेशंस है, 3 तरह की डेफिनेशन यानी उसमें से सिर्फ 2 ही पहली डेफिनेशंस है। हाँ, एक तीसरी डेफिनेशन उन्होंने डिराइव की है, तो तीसरी डेफिनेशन कैसे डिराइव की है वो हम बाद में देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन हमने देख ली थी, अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेशन, आई मीन सेकंड डेफिनेशन की। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन ये है कि हमने ये देखा कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। मैं इसको कंबाइन बोलूँगा, दिस इज फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ। तो ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अब फ्लक्स क्या है? इट इज I, सो डी एल इंटू आई, सो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी बिकॉज L इज कॉन्स्टेंट। तो L अगर कॉन्स्टेंट है सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है फ्लक्स के लिए, सॉरी नॉट फ्लक्स के लिए, इंडक्टेंस के लिए। और वो जो दूसरी डेफिनेशन है वो है इट इज़ EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इट इज़ EMF E इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसी ही है शायद आपकी ये सेकंड डेफिनेशन, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो ये थी सेकंड डेफिनेशन। ये सेकंड डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 3, नॉट 3, इट इज़ 278। हाँ जी। अब आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने ना एनर्जी इनसाइड इंडक्टर डिराइव कर ली। देखो हमने कैपेसिटर की एनर्जी डिराइव कर ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कैपेसिटर की एनर्जी डिराइव कर ली है। उसी प्रकार से हमें अभी यहाँ पे इंडक्टर की एनर्जी को डिराइव करना है। तो पहले इंडक्टर की एनर्जी को डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद हमें थर्ड डेफिनेशन मिलेगी इंडक्टेंस के लिए। तो ये इंडक्टेंस की पहली डेफिनेशन इट इज़ फ्लक्स पर यूनिट करंट। ये दूसरी डेफिनेशन इट इज़ EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये शायद दिखेगा नहीं आपको, सो ये बेसिकली है E डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। सो L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। ओके, सो ये था पहली 2 डेफिनेशंस ये थी। अब मैं थर्ड डेफिनेशन के लिए जा रहा हूँ, बट उससे पहले हमें एक डेरिवेशन करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट डेरिवेशन और उसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन देख लेंगे। अब देखो कि एक सिंपल रिलेशन हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये एक सिंपल काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन देखा हुआ, शायद काइनेमेटिक्स में है या मैकेनिक्स में, कहीं तो है ये इक्वेशन। सो पावर इज इक्वल टू नॉट पावर, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बेसिकली पावर की डेफिनेशन बन जाती है वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिखाई देगा, वर्क dW इज इक्वल टू पावर। नाउ पावर इज, it is
in case of electric circuits, power is product of voltage and current. Power is product of voltage and current. So E be the voltage and I be the current into time. So dt, ei dt. This is your work. So work can be more clearly written as, now in place of E, if we have a inductor coil, इंडक्टर कॉइल यानी सोलेनॉइड कॉइल या फिर सिंपल कॉइल, देन E कैन बी रिटन एज माइनस L di/dt. This is your E. Let me see whether they have considered minus sign or not. Yes, they have taken the minus sign. Okay. इसके बाद I की जगह हम I ही लिखेंगे, तो E की जगह मैंने लिखा L di/dt. ये अभी हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में देख लिया था. I की जगह I और ये dt. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, माइनस Li di/dt इंटू डी टी. अब ये डी टी और ये डी टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है माइनस Li di. तो ये है वर्क टू बी डन to increase the current from 0 to I value. It is the work to be done to increase the current from 0 to I value, या फिर yes हम बोल सकते हैं कि 0 to I value. बट मुझे चाहिए टोटल वर्क to increase the current from 0 to final value. Now final value of the current be I naught. उन्होंने जो सिंबल लिया है ना वो है I naught. So the final value of current be I naught. So total work is equal to integration of dW from increasing the current from 0 to I naught. So in this case मैं इसे लिखूंगा 0 to I naught dW, माइनस को मैं बाहर, ठीक है, माइनस Li di. उसमें से माइनस L जो है वो बाहर आ जाएगा और वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 0 to I naught I di. Now integration of x dx is x square by 2 and that's why यहाँ पे वर्क जो मुझे मिल रहा है that is minus L I square by 2 from 0 to I naught. So that's why work is equal to minus L I square by 2, यानी माइनस 1/2 L I naught स्क्वायर. ये आई नॉट यहाँ पे जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस L I naught स्क्वायर बाय 2. अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में हमें इंटरेस्ट है तो वर्क इज इक्वल टू हाफ L I naught स्क्वायर. सो ये है वर्क डन टू इंक्रीज द करंट फ्रॉम 0 to I थ्रू दैट सोलेनॉइड या फिर कॉइल. अब यहाँ पे वर्क क्यों करना पड़ता है ये भी मैंने बता दिया था. अब ठीक है, एग्जैक्टली इस टर्म्स में नहीं बताया होगा बट अब फिर से उसे रिवाइज कर देता हूँ. तो क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से सुनो. ये है कॉइल एंड नाउ यू हैव अप्लाइड सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल. इट मे बी AC और DC जो भी है, बट जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे सो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू फाइनल वैल्यू. तो जब करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम 0 टू फाइनल वैल्यू तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा यानी यहाँ पे होगा क्या, इसे ज़रा समझ लो. यहाँ पे होता ये है कि करंट बढ़ने लगता है, तो करंट जैसे जैसे बढ़ने लगेगा सो द मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा. और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है दैट मीन्स आई कैन से फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दैट मीन्स वहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है. अगर यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है यानी इट इज़ गोइंग ऑन. मैं बात कर रहा हूँ द ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन पीरियड यानी करंट 0 से लेके फाइनल वैल्यू तक जब जाता है तब की. तो उस दौरान देयर इज increase in current, that means there is an increase in magnetic field and hence there is increase in magnetic flux. तो magnetic flux बढ़ रहा है. So if there is change in magnetic flux, तो according to Faraday's law and Lenz's law, there is EMF induced in the coil या फिर ये solenoid.
और इसी को हम कहते हैं बैक ईएमएफ। तो ये जो बैक ईएमएफ है ना, मान लो हमने पोलैरिटी ये रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर एक्सटर्नल सोर्स की, तो यहाँ पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यानी वो तुरंत उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे वो धीरे धीरे बढ़ने देगा। ठीक है, क्यों? लेंज लॉ, इट इंड्यूसेस द करंट इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। तो ये है वो कॉज, इसकी वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वो उसको अपोज करेगा। इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। सो ये बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब अगर इस सप्लाई तो करंट बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, उसके लिए उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम में लगेगा, और वहाँ से अपोजिशन भी है। तो अपोजिशन है, इसका मतलब उसे थोड़ी बहुत एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी उसे स्पेंड करनी पड़ती है टू एस्टैब्लिश द करंट आई नॉट थ्रू दैट कॉइल और सोलेनॉइड, सो उस एनर्जी को ही हम कहेंगे वर्क डन। यहाँ पे ये जो वर्क हमने निकाला है, दिस इज द वर्क डन टू एस्टैब्लिश द करंट थ्रू द कॉइल। कौन सा करंट? करंट आई नॉट। इसे अच्छी तरह से समझ लो, वर्क क्यों करना पड़ रहा है ये समझ गए होंगे, तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर से एक बार पूछ लेना डाउट सेशन में या फिर ग्रुप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज वर्क। ओके, तो ये वर्क आ गया। अब इंडक्टेंस में ऐसे लिखता हूँ, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 2W अपॉन आई स्क्वायर नॉट, 2W अपॉन आई स्क्वायर नॉट। तो अगर मैं आई नॉट को 1 कर देता हूँ, 1 एम्पियर, इफ आई टेक आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इन दैट केस L इज इक्वल टू 2W। इन दैट केस L इज इक्वल टू 2W। तो मैं L को डिफाइन करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेटिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, सॉरी इट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिकॉज इट इज 2W। सो इंडक्टेंस इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेटिंग द करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू द कॉइल या फिर थ्रू द सोलेनॉइड। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दी है पेज नंबर 278 अगेन। So self-inductance of a circuit is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with the unit current in the circuit। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे डेफिनेशन दी है। एक और चीज़ यहाँ पे बताई है और वो बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कई सारे MCQs भी आ गए थे, तो वो ये है कि दिस इज़ वर्क इज़ नथिंग बट एनर्जी। सो वी हैव अ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन। मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ mv²। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये पता चलता है कि वेलोसिटी इज एनालॉगस टू I एंड दिस मास इज एनालॉगस टू L। सो यहाँ पे मास जो है काइनेमेटिक्स में या फिर मैकेनिक्स में मास जो रहता है वो है ट्रांसलेशनल इनर्शिया। तो वैसे ही इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस को हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सो इसे याद रखना क्योंकि ये MCQ कई बार बोर्ड में या फिर CET में पूछा जा सकता है कि L इज कॉल्ड एज डॉट डॉट डॉट। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें से ये करेक्ट आंसर है उसका, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि वो फ्लक्स को तुरंत बढ़ने नहीं देगा। वो जो है वो फ्लक्स को तुरंत बढ़ने नहीं देगा। कैसे बढ़ने नहीं देगा? बाय इंड्यूसिंग बैक EMF। तो वो फ्लक्स को धीरे धीरे बढ़ने देता है। बढ़ता तो है, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली अपोज करेगा, ऐसा नहीं है, बट वो धीरे 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 अपोज करेगा उस फ्लक्स को धीरे धीरे बढ़ने देगा, एकदम फास्ट उसे बढ़ने नहीं देगा। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग इंडक्टेंस। अब कुछ और चीज़ें हमें देखनी है रिलेटेड टू इंडक्टेंस, तो देखते हैं क्या क्या है अभी आगे। चलिए तो डिराइव करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी हमने देखा कि इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर n इन अ सोलेनॉइड, स्मॉल l बी द लेंथ, सो n मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, स्मॉल l लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, एंड फाई इज फ्लक्स पर यूनिट टर्न,
phi इज फ्लक्स पर यूनिट टर्न। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज n इंटू फाई, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड इट इज इक्वल टू L इंटू आई, इट इज इक्वल टू L इंटू आई, where I is the current flowing through the solenoid. So I can write L is equal to n phi upon I. ऐसा इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं डिस्कशन में है, वो पैराग्राफ में दिया है, नॉट एज अ मैथमेटिकल स्टेप। तो ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद सी कैपिटल L इज द सिंबल फॉर इंडक्टेंस, इट इज़ नॉट लेंथ। तो लेंथ के लिए जो यहाँ पे सिंबल हमने यूज़ किया है वो है स्मॉल l। तो इफ आई टेक n एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। सो देयरफॉर कैपिटल N इज इक्वल टू L इंटू N। ऐसा कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा आपके इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो n phi b, n phi b यानी यहाँ पे उन्होंने एक फ्लक्स के लिए सिंबल यूज़ किया है phi b, तो मैं सिर्फ phi रखता हूँ। सो n phi इज़ बेसिकली ये n इंटू एल लिखता हूँ, सो n इंटू एल, और phi का मतलब रहता है इट इज़ b इंटू एरिया, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो यहाँ पे n l b एंड a के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 0। क्यों 0 रहेगा? एरिया वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। नहीं समझे? ठीक है, ध्यान दो, ये सोलेनॉइड है आपकी, तो सोलेनॉइड का जो एरिया है वो ऐसा है, दिस इज द एरिया। तो एरिया को, एरिया वेक्टर कौन सा लेते हैं? एरिया वेक्टर इज बेसिकली नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया, तो नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया ये रहेगी, एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। सो आई कैन से बी एंड एरिया दे आर पैरेलल, एंड हेंस बी इंटू ए, आई मीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज सिंपली बी ए, एन एल बी ए। तो ये एन फाई इज इक्वल टू एन एल बी ए, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। थीटा इक्वल टू 0, ये भी यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। सो L इज इक्वल टू n phi अपॉन करंट, L इज इक्वल टू n phi अपॉन करंट। तो यहाँ पे n की जगह पे n इंटू एल, फाई की जगह पे, अब फाई की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सी एन फाई इज एन एल बी ए, तो यहाँ पे भी उन्होंने शायद ऐसा ही कुछ किया है, ठीक है। एन फाई इज इक्वल टू एन एल बी ए डिवाइडेड बाय करंट आई। नाउ व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का बी के लिए एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज बी फॉर सोलेनॉइड? इट इज म्यू 0 एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये हमने डिराइव किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। सो एल इज इक्वल टू एन एल म्यू 0 एन आई। ये जो है ना, ये टर्म किसके लिए आ गई? बी के लिए, एरिया के लिए एरिया एंड डिवाइडेड बाय करंट आई। तो हम देख सकते हैं कि करंट आई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट आई एम गेटिंग फॉर इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज L इज इक्वल टू n इंटू एन एन स्क्वायर, तो म्यू 0 n स्क्वायर L इंटू ए, वेर L इज टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, A इज एरिया। अब मान लो कि D इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, ये जो है ना, ये है डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। सो A की जगह पे म्यू 0 n स्क्वायर L, इट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, ऐसा भी शायद उन्होंने कहीं पे किया है। सो एरिया की जगह पे पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऐसा उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने की है, एंड दे हैव ट्राइड टू डिराइव इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है ना, सो L अपॉन स्मॉल l, तो ये जो L है ये इधर आ गया। सो L अपॉन स्मॉल l क्या मिलेगा हमें? म्यू 0 n स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये एक्सप्रेशन है, ये टोटल इंडक्टेंस है, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए,
और ये भी ज़रूरी है, ये है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट सोलेनॉइड। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर जनरली जो सीईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, उस हिसाब से मैं बता देता हूँ ये कंक्लूजन क्यों ज़रूरी है। तो कंक्लूजन कुछ ऐसे हैं, यहाँ से ये पता चल जाता है कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, एक और है यहाँ पे, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, सो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, एक इंडक्टर है जिसका डायमीटर d1 है, अब दूसरा इंडक्टर है जिसका डायमीटर ट्वाइस d1 है या थ्राइस d1 है या फिर d1/2 है, तो उसका इंडक्टेंस कितना रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, बस आपको रेशियो लेना है। आई होप यहाँ पे रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो हमें देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के। बट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडक्टेंस का, जो उन्होंने डेरिवेशन किया है यहाँ पे, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। पहले तो डेरिवेशन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, या फिर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए अगेन, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सीईटी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये पूरा नया है। इंडक्टेंस के जो पहले भी 2-3 टॉपिक्स हमने देखे, ये पूरे के पूरे नए हैं। इससे पहले के सिलेबस में क्या था? इससे पहले के सिलेबस में था बस इतना ही कि E इज इक्वल टू L di/dt, बस इतना ही था। और उसमें बोल दिया था कि इंडक्टेंस इज हैविंग यूनिट ऑफ हेनरी एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉइल, बस यहाँ तक ही था। बट बाकी ये जो डेरिवेशन है, या इससे पहले का जो एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस हमने अभी जो डिराइव की, ½LI², वो भी डेरिवेशन पहले वाले सिलेबस में नहीं था। तो अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पे। उन्होंने एक अच्छा काम क्यों किया? क्योंकि अगर आप दूसरे कोई एग्ज़ाम से अपियर हो रहे हैं अदर दैन सीईटी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उन एग्ज़ाम्स में भी, आप सीईटी में भी आ गए तो सीईटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये था लगभग डिस्कशन पूरा इंडक्टेंस के बारे में। तो अच्छा था ये टॉपिक, उन्होंने इसको ऐड करके एक अच्छा काम भी किया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पेज नंबर 280 पे ये एक छोटा सा पार्ट उन्होंने दिया है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया है, तो हमें बस इसे एज इट इज़ याद रखना है। बट हालांकि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिखाई देता है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई इंडक्टेंस इज रिड्यूस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका हम मैथमेटिकली आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली जब इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ इंडक्टेंस, देन the resultant inductance is L1 plus L2 plus Ln. This is the resultant inductance when n number of inductors connected in series. ये इस प्रकार से, ठीक है, ये L1 L2 L3 डॉट Ln। एंड इफ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो इस प्रकार से कि ऐसे कॉइल या फिर सोलेनॉइड अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंडक्टेंस। सो इफ L इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस, इफ L इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस, इन दैट केस it can be given by 1/L is equal to 1/L1 plus 1/L2 plus 1/Ln. It is similar to series and parallel combination of resistance. तो बस इतना ही उन्होंने दिया है, उस कुछ खास दिया नहीं है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज लेस दैन इंडिविजुअल इंडक्टेंस, हेंस फाइनल इंडक्टेंस इज लेस दैन इंडिविजुअल इंडक्टेंस। बेसिकली कुछ मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का अगर उन्होंने सिर्फ सिलेबस में इतना ही दिया है तो। हाँ, अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन देते तो वो क्वेश्चन पूछने में कोई पॉइंट बनता है, बट कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया नहीं। हम ट्राई करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हमें उसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से इसको फिर से हमें करना है।
तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रहती है हाफ सी वी स्क्वायर। उसके और दो फॉर्म्स हैं वो आपको याद होंगे। सर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें यानी कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो रहती है हाफ सी वी स्क्वायर। उसी प्रकार से एक सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक इंडक्टर। देखो अब मैं इंडक्टर कहूँगा, इंडक्टर किसको कहूँगा? अगर एक कॉइल है या फिर एक सोलेनॉइड है तो इनको हम इंडक्टेंस ही कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। और उसकी जो इंडक्टर की वैल्यू रहती है उसको कहते हैं इंडक्टेंस। तो अगर मेरे पास सोलेनॉइड है या कोई कॉइल है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी है ये अभी हमें डिराइव करनी है। तो सबसे पहले तो what do you mean by potential difference? So potential difference is amount of work done in moving a charge from one point to another point. ये होता है potential difference, potential difference between two points. तो potential difference between two points is amount of work done in moving a unit charge from this point to this point. ये रहता है potential difference. So let E be the potential difference and it is equal to dW by dQ. Potential difference is work done per unit charge. So that's why dW is equal to E into dQ. अब अगर इंडक्टिव सर्किट है यानी अगर इंडक्टर है यानी सोलेनॉइड या कॉइल है, इन दैट केस E के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सो इन केस ऑफ सोलेनॉइड और कॉइल हैविंग इंडक्टेंस L, E के लिए हम लिखेंगे L di by dt इंटू डी क्यू। एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। माइनस साइन ली है क्या उन्होंने? यस, यहाँ पे उन्होंने माइनस साइन नहीं ली है। अच्छा, डी डब्ल्यू इज माइनस ई डी क्यू। देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, दे हैव रिटन इज एज माइनस ई डी क्यू। सो माइनस ई डी क्यू, तो ये माइनस और ये इधर का माइनस, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी इंटू डी क्यू। अब लेट मी चेक, ये माइनस यहाँ पे उन्होंने क्यों किया है कंसिडर। अब उनका ये कहना है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए ये वाला निगेटिव साइन आ गया है, ऐसा एज पर द डिस्कशन इन द बुक दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ थोड़ा और एक्सप्लेनेशन रहेगा तो मैं आपको वो बता दूंगा, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बट एनीवे फिलहाल के लिए हम इसको ऐसा ही रखते हैं कि चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस इट इज़ माइनस ई डी क्यू। अब ई की जगह पे माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने यूज़ किया, सो इट इज़ एल डी आई बाई डी टी। अब देखो आगे, एल डी आई एंड डी क्यू, मेरे ख्याल से आई स्मॉल या कैपिटल किया है उन्होंने, कैपिटल ही किया है, सो आई write capital I only, dq by dt. What is dq by dt? It is rate of flow of charge. And what is rate of flow of charge? That is nothing but current. So L I d I. This is your work. So what will be the total work? So total work is integration L I d I from 0 to I naught, from 0 to I naught. यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही किया है। सो आई नॉट नहीं, उन्होंने सिर्फ आई ले लिया यहाँ पे, सो मैं भी यहाँ पे आई ही लेता हूँ। सो एल बाहर आ जाएगा एंड इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई इज आई स्क्वायर बाई टू, सो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर बाई टू। मैंने जैसे कहा था कि ये डेरिवेशन हमने पहले ही देख लिया है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस डेरिवेशन को कर लिया, उन्होंने फिर से इसे रिपीट किया है और नेक्स्ट टॉपिक में भी ये रिपीट ही हुआ है। हाँ, बट नेक्स्ट टॉपिक में उसको थोड़ा सा और उन्होंने एक्सपांड किया है डेरिवेशन को, तो फिर से वही आ गए। अब ये वापस ये आई क्यों हम ले रहे हैं या फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आई ही क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि कॉइल में से जब आप जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो तुरंत करंट जो है ना तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो अगर फास्ट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही फास्ट चेंज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही फास्ट चेंज हो जाएगा एंड हेंस E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये जो वैल्यू है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी डी फाई बाई डी टी, बिकॉज चेंज इन फ्लक्स इज़ वेरी वेरी हाई एंड द टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी स्मॉल।
तो उसमें बैक ईएमएफ बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो ये जो बैक ईएमएफ है वो इस करंट को तुरंत फाइनल वैल्यू पे जाने नहीं देगा। सो इट विल टेक सम टाइम टू रीच मैक्सिमम वैल्यू। और ये बैक ईएमएफ के अगेंस्ट उसे कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, उसे यानी किसे, इस पावर सप्लाई को, ये जो बैटरी है या फिर ये जो एसी सप्लाई है, इसे कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। और यही एनर्जी ये हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यानी ½ Li², यही एक्सप्रेशन यहाँ पे उन्होंने लिया है। एनी अदर डिस्कशन, कुछ भी खास यहाँ पे दूसरा डिस्कशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अभी तक मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगा और इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसमें कुछ नहीं समझा तो आप पूछ लो आपके डाउट सेशंस में।